आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार से शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि आपके प्रतियोगी जीवन से बेहद करीबी संबंध रखती हैं। आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर सकते हो तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी किया करें। हम लोगों को एक नैतिक तरीके से जो बढ़त होती है, ठीक है ना, उस बढ़त को कायम रखने की जो सुविधाएं हैं वो टीम वर्क से ही आता है, ठीक है ना। अगर हम लोग टीम वर्क करेंगे, हम लोग ग्राउंड पे प्रयास करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा ही, ठीक है। आज की डेट में एनसीटीई प्रमुख से भी विद्यार्थी मिल करके आए हैं और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब एक फिक्स समय मिल गया कि हमारी गाइडलाइन कब तक आ सकती है, ठीक है। क्योंकि राज्यों के साथ मीटिंग और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अगर किसी समस्याओं का सामना विद्यार्थी कर रहे हैं, जो पुरानी भर्तियों से विद्यार्थी लगातार बाहर किए जा रहे हैं, उन समस्याओं के निराकरण हेतु एनसीटीई को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि एनसीटीई की जो गाइडलाइन होती है वो सर्वमान्य होती है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये होती है कि विद्यार्थी लगातार जो है टॉर्चर किए जा रहे हैं। जब लगातार विद्यार्थियों को परेशानियाँ हो रही हैं तो एनसीटीई को भी गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए और या इसके संबंध में किसी प्रकार की कोई विज्ञप्ति जारी कर देनी चाहिए ताकि वो विद्यार्थी परेशान बिल्कुल न किए जाएं। इसके संबंध में आज एनसीटीई प्रमुख से 4-5 बातें एकदम स्पष्ट हो गई हैं। पहला ये कि एनसीटीई ने इस बात को एकदम डिक्लेयर कर दिया है कि जो हमारा संशोधित प्रस्ताव था, मसौदा था, वो हमने एमएचआरडी को दिया, ठीक है। एमएचआरडी ने उस पर राज्यों से के शिक्षा मंत्रियों से या राज्यों से वोटिंग कराने के लिए, मतलब कितने राज्य इसके पक्ष में, कितने राज्य इसके विरोध में, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। आप इस फैक्ट का गेम समझिए। अगर ज़्यादातर राज्य बीएड के विरोध में रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर ज़्यादातर राज्य बीएड के विरोध में रहते हैं, वहाँ पे डीएलएड, बीटीसी या बीएलएड आदि को ही मान्यता प्रदान की जाती है, तो उसका एक इम्पैक्ट है। एक इम्पैक्ट जान रहे हैं क्या है कि जब अधिकतर राज्य विरोध में रहेंगे तो केंद्र सरकार को मजबूरन अध्यादेश लाना पड़ेगा, क्योंकि ये उनका नीतिगत मामला है। अब ध्यान से सुनिए बातों को, ठीक है। इस मामले को लेकर के एनसीटीई प्रमुख ने भी क्लियर किया कि राज्यों की वोटिंग के आधार पर केंद्र सरकार ये देखना चाहती है कितने राज्य बीएड को रखना चाहते हैं, कितने राज्य बीएड को बाहर रखना चाहते हैं। एक बात ये क्लियर हो जाएगी। दूसरा, ये जो रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी होगी उस गाइडलाइन में सभी राज्यों की जो मतलब उसको एक्सेप्ट करने की जो क्षमता है वो 100% होनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। अभी तक तो केवल विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं, पता लगे उस गाइडलाइन से या उन सारी चीज़ों से कोई राज्य सहमत ना हो और वो स्वयं पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आम सहमति बनाना ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा ये कि जो आरटी एक्ट है, इसमें जो बीएड को वैधता दी गई थी, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो बीएड को वैधता दी गई थी वो वैधता थी 1 जनवरी सन 2012 तक की, ठीक है, पहला। दूसरा ये कि जब 28 मई सन 2018 को विज्ञप्ति जारी की गई तो उसमें समस्त बीएड डिग्री धारकों को पीआरटी में मान्यता प्रदान कर दी गई, ठीक है। और आरटी एक्ट में संशोधन जैसा कोई भी मसौदा उसमें पेश नहीं किया गया, ना ही कोई ऐसी बातें कही गई कि वो संशोधित करके उनको सम्मिलित किया जाता है। ये विज्ञप्ति इसीलिए जो है अल्ट्रा वायलेंस कर दी गई थी, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर ये सारी बातें तो पुरानी हो गई और अब एनसीटीई का नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, क्या अगला कदम उठाने वाली है एनसीटीई। आप लोगों को मैं बता दूं, एनसीटीई ने जो संशोधित गाइडलाइन बनाया है उसमें एक अभूतपूर्व परिवर्तनों के साथ बीच के रास्ते पर भी विचार हुआ है, ठीक है ना। कुछ राज्य होते हैं कि मतलब एनसीटीई ने भी कहा था, अब बहुत जगहों पर तो आपने देखा होगा कि इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड और बीटीसी होता है, पहले बीटीसी भी इंटरमीडिएट के बाद हुआ करता था। अब समस्याएं क्या है कि कुछ जगह पे कोर्सेज आपके स्नातक के बाद डीएलएड बीटीसी होते हैं, मतलब स्नातक प्लस डीएलएड ये योग्य हैं उच्च प्राइमरी में भी, ठीक। और स्नातक के बाद ही जो बीएड होता था वो भी होता था और बीएड भी स्नातक के बाद ही होता है, ठीक है ना। इन दोनों डिग्रियों का कंपैरिजन करने के बाद ये तथ्य निकल करके आया है कि जब ये लोग प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं, जब हम लोगों ने तर्क दिया था, पूरे मुद्दे लिख करके दिए थे, तो उसमें ये चीज़ है कि ये लोग जब प्रमोशन पाते हैं तो प्रमोशन पाने के बाद उच्च प्राइमरी में जाते हैं, 50% पदों पर ये प्रमोट होते हैं,
ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब कक्षा 6 से 8 में भी आवेदन करते हैं, उसमें तो किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता है ना। तो ये बातें आखिर आई कहाँ से? ये बातें तो खुद ही जो है मतलब वहाँ पे दरकिनार कर दी गई, ठीक है ना, कि इनको केवल एक अवसर मिलता है। ये बातें तो वैसे ही क्लियर हो गई कि इनको एक नहीं 2 अवसर मिलते हैं, ठीक है। अब रही बात उच्च शिक्षा की, तो उसमें टीजीटी और पीजीटी में शुरू से ही बीएड की अनिवार्यता रही है, क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए ही बीएड को जो है वो ट्रेंड किया जाता है। लेकिन प्राथमिक शिक्षा के लिए जो करिकुलम, जो सारी चीज़ों का अध्ययन बीएड का छात्र करता है और शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि ग्रहण करता है, 2 वर्ष का सिलेबस कंप्लीट करता है, जाहिर सी बात है वो भी उसमें एकदम क्लियर होता है, ठीक है ना। इसमें कोई दो राय नहीं। इन तमाम मुद्दों पर विचार करने के बाद आरटी एक्ट में संशोधन का मसौदा पूरी तरीके से अब राज्य सरकारों को पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जाने लगा है। और एनसीटी प्रमुख ने बताया है कि 10 अक्टूबर के पहले हमारी तरफ से रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी की जाएगी। अभी जो भर्तियां चल रही हैं उनके परिप्रेक्ष्य में कोर्ट ही कोई निर्णय कर सकता है, ठीक है ना। इधर से हम लोग अभी निर्णय कोई नहीं करने वाले, ठीक ना। एमएचआरडी मिनिस्ट्री उसमें कोई निर्णय देगी, ना एनसीटी कोई निर्णय देगी, ठीक है ना। गाइडलाइन या मतलब गाइडेंस के लिए और जो परिप्रेक्ष्यता के लिए जो याचिकाएं डाली गई थी उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब था सिर्फ बीपीएससी से, हमें मतलब था सिर्फ हमारे केवीएस के भाई बहनों से, ठीक है ना। इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो याचिकाएं डाली गई थी, शुक्रवार को 69,000 की शिक्षक भर्ती के साथ में ही इनकी भी सुनवाइयाँ कंप्लीट होनी हैं, ठीक है। और ये सुनवाइयाँ कंप्लीट होने के बाद कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो निर्देश प्राप्त होने ही वाला है, ठीक। और विद्यार्थी इस बात को लेकर के उहापोह की स्थितियों में हम लोगों ने आज उनसे कहा भी था इस बात को लेकर के कि विद्यार्थियों को इसमें क्या समस्याएं हैं कि उसके पहले वो आवेदन करते हैं और आदेश आने के पहले ही जो है मतलब वो एग्ज़ाम भी दे लेते हैं, बेहतरीन मेहनत भी करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था इस बात का पूर्णतः बीएड विद्यार्थियों को यकीन था कि एमएचआरडी और एनसीटी जो है वो पूरी तरीके से उनका साथ देंगे। लेकिन हुआ जस्टिस के उल्टा। एनसीटी ने साथ तो दिया, अपने वकीलों के माध्यम से बीएड का पक्ष तो रखा, लेकिन उस मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा जिस मजबूती के साथ महान्यायवादी रख सकते थे। हालांकि ये सारी चीज़ें अब बीती ताई बिसार दे आगे की सुधले वाली स्थिति है, लेकिन अब बीएड विद्यार्थियों के लिए एनसीटी का स्टैंड क्या है, इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमें जो संशोधित गाइडलाइन मिलेगी एमएचआरडी से, ठीक है ना, वो उनका प्रॉपर्ली पॉलिसी मैटर है, पूरी तरीके से उनका पॉलिसी मैटर है। अब वो किस तरीके से बीएड विद्यार्थियों को ला रहे हैं आरटी एक्ट में संशोधन करके, अध्यादेश ला करके, ये मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया है। अगर हमें अधिकृत कर देते कि हम उस पर निर्णय कर सकें या हम कोई निर्णय लेकर के आदेश जारी कर सकें, तो अभी तक रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी हो गई होती। लेकिन ये पूरी तरीके से मामला जो है एमएचआरडी मिनिस्ट्री के पास है, शिक्षा मंत्रालय के पास है। शिक्षा मंत्रालय इसे सुनेगा, देखेगा, समझेगा, और जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला है आरटी एक्ट में संशोधन का, और सबसे बड़ी चीज़ ये संसद का विशेष सत्र आप सभी लोगों का स्टार्ट होने चल रहा है, उसका पूरा प्रारूप तैयार कर लिया गया है। उसमें 3-4 बड़े बिल प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है ना। और ये जो गुलामी के प्रति कुछ चीज़ें होती रही हैं इंडिया में, वो भी बदली जाएंगी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि यूसीसी आरटी एक्ट संशोधन मसौदा, एक देश एक इलेक्शन, इन तमाम विधेयकों को, और साथ ही साथ जो वुमेन रिजर्वेशन है 33% का, इन तमाम मुद्दों को जो है उसमें डिस्कस किया जा सकता है, सदन के सामने रखा जा सकता है, ठीक है। और आरटी एक्ट में संशोधन के बाद तो आप लोग स्वयं जो है मतलब एलिजिबल हो जाएंगे, सारी प्रक्रियाएं जहां तहां खुद ही रुक जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि एक बार संशोधन होने के बाद आपका मामला पहुंच जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति से जैसे आपको क्लियरेंस मिलेगा, आरटी एक्ट खुद ही आ जाएगा संशोधित रूप में सामने। उसके बाद तो फिर कोई समस्या ही नहीं ना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टीजीटी पीजीटी के जो मतलब 27,500 पदों की मैंने बात की थी, ये विज्ञापन आप सभी लोगों को नवंबर लास्ट या दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में देखने के लिए मिलने वाला है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अब बैठकें स्टार्ट होने चल रही हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सदस्यों की जो चयन प्रक्रियाएं थी वो कंप्लीट की जा चुकी हैं। मतलब जो आपके 12-13 सदस्य आने वाले हैं उनकी चयन प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। 4 नामों पर विचार चल रहा है इसमें अध्यक्ष को लेकर के, ठीक
ठीक है ना। अध्यक्ष का चयन होने के बाद ये सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट कर दी जाएंगी। ठीक, बहुत जल्दी अध्यक्ष के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। और अब जो चीज़ें आप लोगों के सामने होने चल रही हैं वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी आदि की परीक्षाओं को लेकर के, क्लेरिफिकेशन को लेकर के है। ठीक है। दूसरा ये कि जो विषय कम्बिनेशन विद्यार्थियों का नहीं बन पा रहा है, इन विद्यार्थियों को जो समस्याओं का सामना अभी तक करना पड़ा है, ठीक है ना, उन तमाम तरीक़ों से परेशानियां होती हैं, तो उसको भी दूर करने के लिए अब बहुत जल्दी ही इस पर निर्णय होने वाला है। ठीक है ना। और इससे एक राय मांगी गई थी एनसीटीई से भी कि आखिर ऐसे विद्यार्थियों का क्या किया जाए जिसका विषय कम्बिनेशन नहीं बन पाता है। तो जाहिर सी बात है एनसीटीई भी कुछ न कुछ जो है उसको क्लियर करेगी। ठीक है ना, क्योंकि भाई बीएड की डिग्री देने वाली तो वही है। अगर उसको विषय कम्बिनेशन नहीं दिखता होता तो ऐसे ही सब थोड़ी सबको डिग्रियां बांट दी जाती हैं। अगर आपने डिग्री दिया है, कुछ चीज़ें सोच समझ करके तो दिए होंगी ना। जब अकेले उत्तर प्रदेश में 4,30,000 विद्यार्थी हैं ऐसे जिनका विषय कम्बिनेशन नहीं बन पाता, ठीक है, तो पूरे भारतवर्ष में कितने होंगे? तकरीबन नहीं कम से कम तो 80-90 लाख तो होंगे ही होंगे, है ना। इतनी बड़ी संख्या में अगर डिग्रियां आपने दी हैं, तो अगर वो पीआरटी से बाहर किए गए हैं तो आप संशोधित गाइडलाइन जब लाएंगे तो ठीक है, लेकिन अभी उनके लिए समस्याएं हैं ना, कि अभी की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाए। तो इसी के संबंध में एनसीटीई से भी गाइडलाइन मांगने की कोशिश की गई है उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से, और उम्मीद की जा रही है कि विषय कम्बिनेशन वाले मुद्दे को लेकर के 2 दिन में या 2 या 4 दिन में, ठीक है ना, आप सभी लोगों के लिए निर्णय आ सकता है। आयु वर्ग की छूट को लेकर के आज आम सहमति बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि हर आयोग का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लेरिफिकेशन है। ठीक है ना, कहीं पे आयु वर्ग कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे 18 वर्ष होता है, कहीं पे 21 वर्ष होता है, किसी भर्ती में 18 वर्ष, किसी भर्ती में 21 वर्ष, है ना। और कहीं पे जो मतलब एज रिलैक्सेशन है वो 40 वर्ष के ऊपर जो विद्यार्थी हैं उनका भी दिक्कत है। तो इन तमाम चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करने के लिए, इसीलिए आपका एपीएस का विज्ञापन अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार लोक सेवा आयोग भी प्रपोजल भेज रहा है कि आयु वर्ग की छूट दे दीजिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि एपीएस के विज्ञापन में कितने वर्षों की आयु वर्ग की छूट आप लोगों को मिलती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब चीज़ें क्लियर होने लगी हैं, और आपका जो एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन भी है, इस विज्ञापन को लेकर के भी समस्याओं का विद्यार्थियों को सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज हम लोग झूम करके पहुँचे हैं आपके शिक्षा निदेशालय, और शिक्षा निदेशालय से 2-3 बातें एकदम स्पष्ट हो गई हैं। पहला ये कि भरपूर मात्रा में अध्याचन जो है वो भेजे जा रहे हैं टीजीटी और पीजीटी के। ठीक है, जो मतलब ऐसा नहीं ये अध्याचन नहीं, वो अध्याचन जो मतलब आपके 2022 के पदों में जुड़ेंगे। ठीक है ना, मतलब उस विज्ञापन में जुड़ेंगे, जो पद जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लगभग 2800 पोस्ट का नया अध्याचन लोक सेवा आयोग प्रेषित किया गया। 2800 पद, ठीक है ना, जिसमें से 403 पद आपके जीएससी लेक्चरर के हैं, बाकी सारे आपके एलटी ग्रेड के हैं। ठीक है, सारे एलटी ग्रेड के हैं। तो एक बड़ी वैकेंसी आप सभी लोगों का इंतज़ार कर रही है, और शिक्षा निदेशालय ने जो संशोधन का मसौदा दिया है कि इस नियमावली में संशोधन कर दिया जाए, ताकि नॉन बीएड के जो हमारे स्टूडेंट हैं जो कला वर्ग के हैं उनकी नियुक्तियां भी हो सकें और उन विद्यार्थियों को फिर से मौका मिल सके। इन तमाम मुद्दों का एक प्रस्ताव तैयार करके भेजा गया था शासन की सहमति के लिए। अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस पर बहुत जल्द ही निर्णय हो जाएगा। आप सभी लोग एकजुट रहिए, आप लोगों की एकताओं के लिए ही हम सभी लोग दिल से प्रयास करते हैं। आप लोग एकजुट रहेंगे तो आपका बेनिफिट है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपका बेनिफिट है, क्योंकि जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे ना काम करने में मज़ा नहीं आता है। ठीक है, अगर आप सभी लोग सहयोग करेंगे तभी हमको काम करने में मज़ा आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब हम किसी तरीके की कोई डिमांड आप सभी लोगों से करते हैं, हम तो आप सभी लोगों के लिए खुद ही प्रयास करते हैं। ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।